सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज दिल्ली। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड पढ़ने जा रहे हैं, जो पूरा पेपर ही एनिमल फिजियोलॉजी की स्टडी है, जिसमें प्रथम जो अध्याय है फिजियोलॉजी ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ओस्मो रेगुलेशन क्या है और ओस्मो रेगुलेशन की जरूरत क्यों है। हम जानते हैं कि अलग अलग जो एनिमल है वो अपने अलग अलग पर्यावरण में पाए जाते हैं, अलग अलग एनवायरमेंट में पाया जाता है, उनका अलग अलग अपना हैबिटेट होता है। जैसे कि कुछ डेजर्ट एनिमल है, कुछ मेराइन एनिमल है। मेराइन एनिमल में भी फ्रेश वाटर है और जो मेराइन वाटर है और फ्रेश वाटर है। इसी तरीके से कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। तो इनमें जो वाटर का जो बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए ओस्मो रेगुलेशन एक प्रोसेस पाई जाती है। जैसे कि जो फ्रेश वाटर एनिमल्स है उनके अंदर जो बाहर का जो पानी है उसके अंदर सोल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, जबकि इनकी बॉडी के अंदर सोल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो पानी है इनकी बॉडी में लगातार एंटर करता रहता है और लगातार प्रवेश करता रहता है, जिससे इनकी जो वाटर बैलेंस है, जो पानी का संतुलन है, जल का संतुलन है, वो डिस्टर्ब हो सकता है। और इस अतिरिक्त जल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे हम ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। इसी तरीके से डेजर्ट एनिमल, मेराइन एनिमल्स, जिनके अंदर जो सोल्ट की जो कंसंट्रेशन है बाह्य वातावरण की तुलना में कम होती है, तो इनकी बॉडी से जो पानी है वो बॉडी से बाहर की ओर निकलना प्रारंभ कर देता है। तो इनकी बॉडी में पानी की जो है वो कमी होने की संभावना होती है। तो इनकी जो फिजियोलॉजी है उसके अंदर इस टाइप का सिस्टम होता है, जिससे कि इनके अंदर जो पानी का जो है अत्यधिक लॉस ना हो। अगर पानी जल का लॉस ज्यादा हो जाएगा तो इनकी बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल जो अदर जो सिस्टम है वो पूरी तरह से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ओस्मो रेगुलेशन मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि वाटर बैलेंस को बनाए रखने के साथ साथ बॉडी के अंदर जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है उसको भी बनाए रखने की एक प्रक्रिया है। अब ओस्मो रेगुलेशन से बिल्कुल डिफरेंट एक प्रोसेस और है जिसको अपन एक्सक्रीशन कहते हैं, उत्सर्जन, जिसका तात्पर्य है कि शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप बनने वाले जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, जो कि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बनते हैं, जैसे यूरिया है, अमोनिया है। इन पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस पाई जाती है उसको हम उत्सर्जन कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। यदि ये पदार्थ प्राणी के शरीर में लंबे समय तक बने रहेंगे तो उसमें टॉक्सिक या जो पॉइजनस जो इफेक्ट है वो इनके द्वारा उत्पन्न होगा, जिससे कि जो इसका इंटरनल एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों डिफरेंट चीज है। ओस्मो रेगुलेशन में अपन मेनली वाटर बैलेंस और मिनरल्स वगैरह या सॉल्ट वगैरह का कंसंट्रेशन मेंटेन करते हैं, जबकि एक्सक्रीशन में नाइट्रोजिनस जो मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न नाइट्रोजिनस जो पदार्थ है उनको बॉडी से बाहर की ओर निकाला जाता है। तो देखते हैं कि ओस्मो रेगुलेशन के अंदर क्या चीजें अपन पढ़ सकते हैं। कि ये ओस्मो रेगुलेशन जो वो एक नियंत्रित वातावरण के अंदर होने वाली प्रोसेस है, जो कि सोल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों के बीच में जो पानी का संतुलन बना करके रखती है। और ओस्मो रेगुलेटर ऐसे प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो पानी का अपटेक है और उसको लॉस है उसको बनाए रखने के लिए एनर्जी का उपयोग किया जाता है, जिसमें हाइपर ऑस्मोटिक और हाइपो ऑस्मोटिक एनवायरमेंट के अंदर पानी का जो बैलेंस है वो बना करके रखा जाता है। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक सोल्ट वाटर में पाई जाने वाली फिश है, यानी कि मेराइन फिश है। तो इसके अंदर क्या होता है कि माउथ के द्वारा जो पानी है और जो सोल्टी वाटर है, जिसके अंदर क्योंकि जो समुद्र का पानी है उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में सोल्ट पाए जाते हैं, और ये पानी जो इसके मुंह के द्वारा
बॉडी के अंदर प्रवेश करता है ड्रिंकिंग के थ्रू या किसी और फूड के साथ में, तो क्या होगा कि जो इसके जो गिल्स है उनमें से इसको बाहर की ओर निकाल दिया जाता है, और जो बॉडी के अन्य जो पार्ट है वो इस वाटर को बाहर निकालते हैं। इसी के साथ जो बॉडी के अंदर जो सॉल्ट है उनका भी बॉडी से बाहर की ओर निकालना गिल्स के द्वारा किया जाता है। और थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर जो लवण के जो आयंस है और पानी के साथ में जो इनका जो मूत्र स्कैंटी यूरिन है उसके साथ भी बाहर क्यों निकलते हैं, जो कि किडनी के माध्यम से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। और ये जो फिश है ये फ्रेश वाटर फिश का डायग्राम है, जिसके अंदर जो पानी है उसके अंदर साल्ट की जो मात्रा है वो कम होती है, लेकिन ये जो पानी है वो इनकी बॉडी में, क्योंकि फिशेस है तो ये पानी के बगैर शोषण नहीं कर पाएगी, तो इनके द्वारा क्या है कि जो पानी है इसके माउथ के द्वारा इसके या फूड के साथ में इसकी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, और ऑस्मोटिक वाटर जो है वो गिल्स और अन्य पार्ट के द्वारा बॉडी से बाहर की ओर से भी प्रवेश करता है, और जो सोल्ट आयंस है वो भी जो है गिल्स के द्वारा अपटेक कर लिए जाते हैं, और एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन डाइल्यूट यूरिन फॉर्म, और इनके द्वारा जो मूत्र है उसका निष्कासन किया जाता है जो कि बहुत ही डाइल्यूट होता है, जिसके अंदर अधिक मात्रा के अंदर पानी पाया जाता है और सॉल्ट जो होते हैं वो कम होते हैं। अब जैसे जो एनिमल्स हैं, जो जलीय जो प्राणी हैं, उनको ऑस्मोटिक रेगुलेशन के आधार पर अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर दो प्रकार के ग्रुप अपन बना सकते हैं। पहला जो ग्रुप है ओस्मो कन्फर्मर। ओस्मो कन्फर्मर का क्या मतलब है वो देखते हैं कि इंटरनल osmolarity near that of the external environment, if external condition changes internal osmolarity changes with it। यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण के अंदर जो है वो ऑस्मोटिक डिफरेंस है, लेकिन यदि पर्यावरणीय कंडीशन चेंज होती है, चाहे इंटरनल चेंजेस हो या बाहरी चेंजेस हो, फिर भी इनकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो बनी रहती है, यानी कि उसमें किसी टाइप का चेंजेस नहीं होता, तो इनको ओस्मो कन्फर्मर बोलते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इनकी ऑस्मोलैरिटी है वो बॉडी के द्वारा स्वतः ही मेंटेन की जाती है यदि बाह्य वातावरण या आंतरिक वातावरण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है। दूसरा जो क्लास है वो ऐसे एनिमल्स के जिन्हें अपन ओस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं। ये इनकी इंटरनल जो आंतरिक ऑस्मोलैरिटी है वो एक बहुत ही सीमित प्रास तक जो चेंजेस होते हैं उसको सहन कर सकती है। उसके अलावा यदि ज्यादा इनके अंदर चेंजेस होता है ऑस्मोलैरिटी में, तो ये उसको चेंज का मतलब सहन नहीं कर पाते हैं। और ये एनिमल्स जो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आंतरिक वातावरण में ऑस्मोलैरिटी क्या है और बाह्य वातावरण में ऑस्मोलैरिटी क्या है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये एक सीमित प्रास तक का मतलब ऑस्मोलैरिटी है उसको बना करके रख सकते हैं। अब इनकी जो एनिमल्स है उनके अंदर जो सॉल्ट है उसको टॉलरेट करने के बाद उसकी जो सांद्रता है, सॉल्ट की सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, उसको सहन करने के आधार पर अपन इनके भी ग्रुप बनते हैं। जिससे फर्स्ट ग्रुप है उसको अपन बोलते हैं स्टीनोहेलाइन। स्टीनोहेलाइन का मतलब है कि इन जंतुओं के द्वारा जो सोल्ट की जो छोटी रेंज होती है उसी को सहन करने की इसमें कैपेसिटी होती है, यानी कि एक छोटी प्रास के अंदर ही ये सोल्ट की जो कंसंट्रेशन है उसमें चेंज को टॉलरेट कर सकते हैं। इनको अपन बोलते हैं स्टीनोहेलाइन। और यूरिहेलाइन एनिमल्स दैट कैन टॉलरेट वाइड वेरिएंट ऑस्मोलैरिटी, यानी कि यदि सोल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाती है, एक बहुत बड़ी रेंज तक चेंजेस हो जाती है, उसको भी ये सहन कर सकते हैं। तो इन एनिमल्स को अपन यूरिहेलाइन कहते हैं। देखते हैं ग्राफ के माध्यम से देखते हैं कि जो सी वाटर है उसके अंदर ऑस्मोलैरिटी है वो 0 से लेकर के इस y
जो एक्सेस है उसको कर देते हैं, और उसके अंदर जो एनिमल्स है जो कि सी वाटर है, निडेरियन है, हेग फिशेज है, एस्मोप्लांक है, मेराइन बाइवल्स है, बोनी फिशेज है, उनके अंदर किस तरीके से ये ओस्मो रेगुलेशन या उनको अपन ओस्मो कंजर्व या आयनो रेगुलेटर के रूप में इस ग्राफ के माध्यम से स्टडी कर सकते हैं। देखते हैं कि कुछ स्पेशल पार्ट्स होती है जिनके अंदर जो इनकी बीक होती है उसके अंदर सोल्ट ग्लैंड पाई जाती है, और इनमें ओस्मो रेगुलेशन का कार्य है इन सोल्ट ग्लैंड के द्वारा ही किया जाता है। और इन सोल्ट ग्लैंड्स को जो कि ये नेजल पार्ट में पाई जाती है, अतः इन्हें नेजल सोल्ट ग्लैंड भी कहते हैं। और इनके द्वारा जो नोस्ट्रियल जो पार्ट है उसके अंदर जो सोल्ट है उसका सिक्रेशन किया जाता है, जो कि बीक से होते हैं बॉडी से बाहर की ओर निकाले जाते हैं। यानी कि ये जो बर्ड्स हैं उनके अंदर नेजल सोल्ट ग्लैंड्स पाई जाती है, जिनका मुख्य कार्य ओस्मो रेगुलेशन करना है, यानी कि सोल्ट जो है उसकी कंसंट्रेशन को बॉडी से बाहर की ओर निकालने का कार्य बर्ड्स के अंदर किया जाता है। देखो कि ये जो इसमें है कि जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके परिणाम स्वरूप बनने वाले जो नाइट्रोजिनस जो पदार्थ है वो कौन कौन से होते हैं। देखो नाइट्रोजिनस जो प्रोडक्ट है वो अपन दो बॉडी के अंदर दो रूप के अंदर अपन अपटेक करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन चूंकि हम जानते हैं कि अमीनो एसिड्स की बहुलक होती है, पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन, और न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियोटाइड की बहुलक होते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर नाइट्रोजनस बेसेस होती है, जबकि प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं। इन दोनों के अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है और एमीन ग्रुप पाया जाता है। जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है तो इससे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड बनते हैं। जिससे जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जो अधिकांश जलीय जंतु है, उनके अंदर जो नाइट्रोजन जीनस पदार्थ है वो अमोनिया होता है। ये एक बहुत ही टॉक्सिक पदार्थ होता है जिसको बॉडी में नहीं रखा जाता और बॉडी से बाहर की ओर निकाल दिया जाता है, और इसको निकालने के लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। अतः जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनके अंदर उत्सर्जित जो पदार्थ होता है, एक्सक्रीटरी जो मटेरियल होता है वो अमोनिया होता है, जैसे फिशेस वगैरह। इसी तरह से जो टेरेस्ट्रियल मेमल्स है, जैसे मेमल्स है, एम्फीबियंस है, शार्क फिशेस है, बोनी फिशेस है, उसके अंदर जो यूरिया है वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं। जो पक्षी है और रेप्टाइल्स है जिनके अंदर जो यूरिन होता है वो बहुत ही कंसंट्रेटेड यूरिन होता है, इंसेक्ट वगैरह है, स्नेल वगैरह है, उसके अंदर जो यूरिक एसिड है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बनता है। जैसा कि अपन जान चुके हैं कि अमोनिया है ये बहुत ही विषैला पदार्थ होता है, और इसको बाहर बॉडी से बाहर निकालने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। और मेनली जो एक्वेटिक एनिमल्स है उसके अंदर उत्सर्जित जो पदार्थ होता है वो अमोनिया होता है। यूरिया है वो थोड़ा कम विषैला पदार्थ होता है, जो कि एम्फीबियंस और मेमल्स के अंदर बनता है, और यूरिन के थ्रू ये बॉडी से बाहर की ओर निकलता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम से इसको किडनी के द्वारा अलग किया जाता है और यूरिन के रूप में बाहर की ओर निकाला जाता है। यूरिक एसिड जैसे इंसेक्ट है, लैंड स्नेल्स है, और बहुत सारी रिप्टाइल्स है, बर्ड्स है, इनके अंदर मुख्य उत्सर्जित पदार्थ है वो यूरिक एसिड है, और कि पानी के अंदर जो है वो इनसोल्यूबल होता है, और एक पेस्ट के रूप में जो बहुत ही कम जल के साथ बॉडी से बाहर की ओर निकाला जाता है। जैसा कि आप देखते हैं कि पक्षी जो है वो बींट के रूप में, या जो रेप्टाइल्स है वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के रूप में बॉडी से यूरिक एसिड को बाहर की ओर निकालते हैं। अब देखते हैं एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस है मोटे रूप से किस तरीके से होती है। जैसा कि अपन मेनली इसको अपन बड़ी पूरे जो विस्तृत लेवल के हैं, जब अपन एक्सक्रीशन का चित्र जो पढ़ेंगे उसके अंदर इसको विस्तृत रूप से अपन उसको पढ़ेंगे, तो फिर भी इसके अंदर कौन कौन सी जो प्रोसेस है वो होती है। जैसे सबसे पहले फिल्ट्रेशन की जो बॉडी फ्लूइड होता है उसमें से हाई प्रेशर के द्वारा इन नाइट्रोजनस वेस्ट में जो प्रोडक्ट है उनको बाहर की ओर फिल्टर कर लिया जाता है। और रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि यदि जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेट ज़्यादा और बॉडी के अंदर उनको बहुत ज़्यादा जरूरत है तो उनको रीअब्जॉर्ब किया जाता है, उसको वापस बॉडी के अंदर
ले लिया जाता है। और सीक्रेशन कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि